वीर पास के ही एक पेड़ के ऊपर अपने प्रेजेंस को छिपाकर वहीं छिप जाता है और नीचे सिल्वर फॉक्स, होली एंजल और एक्सन को देखने लगता है। वहाँ थोड़ी दूरी पर गोल्डन लायन शेड बैठकर अपने हाथों को चाट रहा था। उसके बाद वीर अपना पूरा ध्यान उन तीनों पर लगाता है। वीर देख रहा था कि एक्स की होली एंजल और सिल्वर फॉक्स को कोई मूव सिखा रहा था। वीर भी इंटरेस्ट लेकर उन तीनों को देखने लगता है। इतने ही में एक्स किंग अपना एक टांग उठाता है और आगे बढ़कर उस मॉक मूव को परफॉर्म करने वाला होता है। इतने ही में होली एंजल सिल्वर फॉक्स को कुछ इशारा करती है। होली एंजल कितना करती है, सिल्वर फॉक्स एक्स किंग के पाँव के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से एक्स किंग का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपने मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। जब एक्स किंग अपने अटैक को अनलीश करने वाला ही था, उससे पहले एक्स किंग ने अलू अलू बोलना शुरू किया ही था और इतने ही में एक्स किंग नीचे गिर जाता है अपने मुंह के बल, जिसके कारण वो अलू अलू आधा ही वर्ड उसके मुंह में अटक जाता है। वो सीन देखने में इतना ज़्यादा फनी था कि होली एंजल और सिल्वर फॉक्स वहाँ लूटपुट होकर हंस रहे थे। यहाँ तक कि वीर भी जो छिपकर ये सब देख रहा था, वो अपनी हंसी को काबू नहीं कर पा रहा था। फिर एक्स किंग अपने पाँव पे दोबारा खड़ा होता है। इतने ही में उन सबको आसमान में से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। आसमान में एक बिजली कड़कती है और एक बिजली सीधे एक्स किंग की तरफ शूट हो जाती है। वो बिजली इससे पहले कि एक्स किंग को लग पाती, सिल्वर फॉक्स उससे अपने तरफ अट्रैक्ट करके उस पूरे के पूरे बिजली को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उस बिजली को एब्जॉर्ब करने के बाद सिल्वर फॉक्स के ऊपर के सारे बाल खड़े हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से सिल्वर फॉक्स के बॉडी से बिजली स्पार्क हो रही थी। वीर सिल्वर फॉक्स को देख ही रहा था। इतने में सिल्वर फॉक्स ने उसी बिजली को और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से वहीं वापस भेज दिया था जहाँ से वो बिजली आई थी। और वीर इससे पहले कि कुछ भी देख पाता, इतने ही में जिस क्रिएचर ने उस बिजली को अटैक करके फेंका था उन सब की तरफ, वो धूल में मिल गया था। वहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद वहाँ नीचे सबको एक जीन मटेरियल दिखता है जो कि सी क्रिएचर का होगा जिसने वो अटैक किया था। एक्स किंग ये सब देखकर शॉक था। ये सब तुमने कहा सीखा? और एक मिनट, क्या तुम इवॉल्व हो गए हो? क्या तुम ट्यूब लेवल पे पहुंच गए हो? एक्स किंग सिल्वर फॉक्स से कहता है। क्या पता, शायद मैं रात में सोया था तब मैं इवॉल्व हो गया। सिल्वर फॉक्स एक्स किंग की तरफ देखते हुए कहता है, मजाक मत करो, सच बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे? एक्स किंग इतना कह ही रहा था। इतने ही में वहाँ दूर से जंगल से कुछ क्रीचर्स की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, जिसकी वजह से सबका ध्यान और यहाँ तक कि वीर का भी ध्यान उस जंगल की तरफ चले जाता है। वहाँ से करीब 4 हाफ डिफाइड जेनोजेनिक्स उन सब की तरफ बढ़ रहे थे। वो जेनोजेनिक पैलेस पर अटैक नहीं करते थे क्योंकि उस पूरे प्लेनेट को ग्रेव गॉड ने अपने हिसाब से बनाया था, जिसके कारण वो जेनोजेनिक्स पैलेस पर अटैक नहीं करते थे। और देखो भाई लोग, अगर कोई बोलेगा कि उस बैल ने अटैक करने की कोशिश किया था, ठीक है, तो वो दूसरे प्लेनेट से आया था। ठीक है, इस प्लेनेट का नहीं था, वो दूसरे प्लेनेट से आया था, इसलिए वो यहाँ के रूल्स को नहीं समझता। ठीक है, ग्रेव गॉड ने उन एलियंस को ऐसा बनाया था जिसके कारण वो उस पैलेस से दूर डरते थे और उससे दूर ही रहते थे। लेकिन अभी पैलेस से कुछ दूर पे ही होली एंजल, एक्स किंग और सिल्वर फॉक्स थे, जिससे देखकर वो सारे जेनोजेनिक्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। वो सारे जेनोजेनिक्स एक्वा डायमंड झील से निकल कर आए थे, इसलिए उन सारे जेनोजेनिक्स की बॉडी क्रिस्टल की जैसी लग रही थी देखने में। वीर उन सबको देखता है और फिर तो अब आएगा मजा, इतना कहकर वीर पीछे पेड़ पर और भी अच्छे से फैल कर बैठ जाता है। उसके बाद एक्स किंग, होली एंजल और सिल्वर फॉक्स कहता है कि जल्दी आप सर, ये तो हाफ डिफाइड जेनोजेनिक्स है, वैसे एक बार लड़ने का ट्राई करे क्या? एक्स किंग उन दोनों को देखते हुए कहता है। वो दोनों एक्स किंग की ऐसी बातों को सुनकर हंसने लगते हैं। हंसतू रहो, देखो अगर मैं घायल हो जाऊँ तो सबको बता देना, वो मुझे बचा लेंगे। मुझे ट्राई तो करना है, देखो ना कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है देखने में। एक्स किंग उन दोनों को देखते हुए कहता है, ठीक है चलो, तो उस पर अटैक कर सकते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। होली एंजल एक्स किंग से कहती है। एक्स किंग को हमेशा से ही
लात गुस्से चलाने का शौक था, लेकिन वीर के कहने की वजह से वो ज्यादा लड़ाइयों को अभी इस समय अवॉइड करता था। इस वक्त भी वो इस लड़ाई को अवॉइड करने के बारे में सोच रहा था और इन सब के खींच कर अंदर ले जा रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे उसके मन का कीड़ा जाग गया था और अब वो उन जेनोजेनिक्स की तरफ अकेले ही बढ़ रहा था। मानना पड़ेगा, मार्किस ऊपर इतनी ज्यादा हिम्मत। वीर उन सबको देखकर मन ही मन सोचता है। इतने ही में एक्स किंग उन एलियन में से एक को पंच करने वाला था ही। इतने ही में वो देखता है कि उसके सामने से वो एलियन गायब हो गया है और वहां पर होली एंजल खड़ी है। क्या वो जेनोजेनिक आ गया? एक्स किंग होली एंजल को देखते हुए कहता है, वो तो ये रहा। होली एंजल अपने हाथ को आगे करते हुए उस एलियन का सर दिखाती है जो कि होली एंजल के हाथ में रखा हुआ था। ये सब कुछ देखने के बाद एक्स किंग शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके बाद वो उन सबको छोड़ के दूसरे साइड जाता है जहां पर एक और जेनोजेनिक था। इससे पहले कि एक्स किंग उन दूसरे जेनोजेनिक्स पे, जो कि अभी सांप जैसा दिख रहा था, उस पर एक पंच मार भी पाता, इतने ही में उसके ऊपर एक थंडर आके गिरती है, जिसके कारण वो जेनोजेनिक भी धूल में मिल जाता है और वहां से उसका जीन मटेरियल ही बचता है। ये सब देखने के बाद अब एक्स किंग पागल हो गया था। अरे नहीं यार, ये सब मैं जान गया, तुम सब मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? नहीं, तुम सब मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ये ठीक है, वो जेनोजेनिक मेरा है, ठीक है, मुझे अगर कुछ हो तो बचा लेना। इतना कहकर एक्स किंग अलू 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 कह उस जेनोजेनिक के पास जाता है। इतने ही में वहां पर सामने तो दो जेनोजेनिक्स थे जो कि एक्स किंग को अपनी तरफ आते हुए देख रहे थे। वो एक्स किंग की तरफ देखते हुए गुर्राते हैं, लेकिन एक्स किंग बिना डरे ही उन जेनोजेनिक्स के ऊपर कूद जाता है और उन्हें एक पंच मारने वाला होता है। इतने ही में जूनियर गोल्डन शेड आकर उन दोनों जेनोजेनिक्स को अपने मुंह में रख लेता है और बड़े ही मजे से चबाकर निगल लेता है और वहीं के वहीं एक लंबी सी डिकार भी ले लेता है। एक्स किंग जो वहां पर अलू अलू चिल्लाते हुए गया था, उसका अलू अलू वहीं पे जाते जाते स्लो हो जाता है। अलू अलू। इतना करने के बाद और इतना सब कुछ देखने के बाद एक्स किंग वहीं अपने दोनों कदमों पर गिर जाता है और आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, कमीने तुम लोग। इतना कहकर एक्स किंग वहां से जाने लगता है। तभी वीर पीछे से आकर ताली बजाता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हे एक्स किंग, बुरा मत मानो। चलो मैं तुम सबका एक टेस्ट लेने वाला हूँ, देखते तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। वीर उन सब से कहता है, हाँ वीर, ये इन लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की? इन्हें पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? एक्स किंग वीर से कहता है, हाँ एक्स किंग, हम सब जानते हैं तुम कौन हो। अगर अच्छे लेवल पर पहुंच गए, तुम भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हो इस पूरे जीन यूनिवर्स के लिए। वैसे वीर सच ही कह रहा था। अगर एक्स किंग उन सब पे जितना पावरफुल हो गया जैसे ही वो डिफाइड है, अगर एक्स किंग भी डिफाइड हो गया तो वो किसी किलिंग मशीन से कम नहीं होगा। उसके बाद वीर अपना ब्लैक क्रिस्टल आर्मर बुलाता है और उन सब को अपने उसी सिंबल के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, जिस पर अगर कोई भी मारेगा जिससे वीर का आर्मर चार्ज हो जाएगा। वीर अपने आर्मर में आता है और फिर इन सब को लेकर पैलेस के बाहर चला जाता है। मतलब पैलेस के ठीक गेट की तरफ जाता है, ठीक है, पैलेस के बाहर है ही, पैलेस के ठीक गेट की तरफ खड़ा होकर, ठीक है, वहां पे हो रहा है सब। वहां पर आने के बाद वीर एक जगह को चुनता है और वहां खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो सबको ये कहता है कि मेरे इस जगह इस सिंबल के ऊपर अपनी पूरी पावर के साथ हमला करना। वीर उन सबको इतना कहता है और उसके बाद अपने सीने को चौड़ करके खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद एक्स किंग सबको धक्का देते हुए आगे आता है और अलू अलू चिल्लाते हुए वीर उस सिंबल के ऊपर अटैक कर देता है। कुछ देर बाद वहां पर कुछ स्पार्क्स क्रिएट होती हैं और वहां पे जो हल्की सी लाइट दिखती है। फिर वीर के पावर स्क्रीन पे कुछ शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। ब्लैक क्रिस्टल आर्मर 1% चार्ज हुआ है। वीर के पावर स्क्रीन पर ये शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। 1%, नॉट बैड किंग। इसके बाद वीर होली एंजल को आने के लिए कहता है। होली एंजल के हाथ में उसी अर्जुन मुलीले का पंख का बना हुआ स्वॉर्ड था। उसे हम लोग फेदर स्वॉर्ड कहेंगे अभी, ठीक है, फेदर स्वॉर्ड, ठीक है। वो फेदर स्वॉर्ड होली एंजल अपने हाथ में पकड़ के रखी थी। कुछ देर बाद
वो स्वॉर्ड एक लिक्विड में बदल जाता है और होली एंजल के पूरे हाथ को किसी ग्लव की तरह घेर लेता है और उसे होली एंजल के हाथों से पूरी तरीके से अटैच कर लेता है, जैसे वो होली एंजल के हाथ का कुछ हिस्सा। उसके बाद होली एंजल अपने मुक्के को उठाती है और जोर से दौड़कर जाकर वीर के उसी सिंबल पर अटैक कर देती है। इस बार बहुत ज्यादा स्पार्क क्रिएट हुआ था और लाइट भी बहुत ज्यादा निकली थी। वीर के पावर स्क्रीन पर कुछ सब दिखना शुरू हो जाते हैं। ब्लैक क्रिस्टल आर्मर 5% चार्ज हुआ है। वीर के पावर स्क्रीन पर यह सब दिखना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ होली एंजल बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। होली एंजल को यही लग रहा था कि वीर हाफ डिफाइड है, लेकिन वीर हाफ डिफाइड होते हुए भी होली एंजल के पंच को खाने के बाद 1 इंच नहीं हिला था। होली एंजल वहां से पीछे हट जाती है और इस बार सिल्वर फॉक्स की बारी थी। सिल्वर फॉक्स तेजी से दौड़ता है और उसके चारों ओर बिजली जमा होने लगती है। भाई सेम टू सेम पिकाचू जैसा है, ठीक है, पिकाचू जैसा जो कोई का अटैक होता है ना उसके जैसा है, समझ लो, ठीक है, इमेजिन कर लेना। उसके बाद सिल्वर फॉक्स तेजी से बढ़ते हुए उस बिजली के साथ उसी सिंबल के ऊपर शूट करता है। वीर के पास इन पर फिर से कुछ जाने पहचाने सब दिखने शुरू हो जाते हैं। ब्लैक क्रिस्टल आर्मर 4% चार्ज हुआ है। अब वीर के पास कुल मिलाकर 10 चार्जिंग पॉइंट्स थे, जिससे वो क्रेव गॉड को कुछ सेकंड्स के लिए बुला सकता था अपने किसी भी फाइट के दौरान। ये अच्छा है, वीर मनी में सोचता है। उसके बाद वीर के बिना कुछ कहे या फिर वहां पे और भी कोई कुछ समझ पाता है, इतने ही में जूनियर गोल्डन शेड आगे आता है और उससे आगे जाता हुआ देखकर एक्स जोर से चिल्लाकर कहता है कि अबे तू पागल हो गया है क्या? तू इतना बड़ा मोटा सांड है, वीर के उस छोटे से सिंबल पर कैसे अटैक करेगा? एक्स किंग वो जूनियर गोल्डन शेड से कहता है, लेकिन जूनियर गोल्डन शेड अपने साइज को थोड़ा सा बड़ा करता है और वीर के सीने पर जाकर अटैक कर देता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही जैसा कि एक्स किंग ने कहा था। वीर के उस सिंबल पर अटैक करने के बजाय वीर के पूरे चेस्ट पे वो जूनियर गोल्डन शेड अटैक कर देता है, जिसके कारण वीर उड़ता हुआ पीछे उठते हुए चल जाता है। वीर पीछे उड़ते हुए काफी सारे पेड़ पौधों को तोड़ देता है। क्योंकि वीर अपने ब्लैक क्रिस्टल आर्मर में था, इसलिए वो बहुत ज्यादा सुरक्षित था और उसे चोट भी नहीं आई थी। इस वक्त होली एंजल और सिल्वर फॉक्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहे थे, लेकिन वीर के सीने पे पंच मारने के बाद भी वो लोग वीर को 1 इंच नहीं हिला पाए थे। लेकिन यहीं दूसरी तरफ जूनियर गोल्डन शेड ने उतनी ही पावर लगा के वीर को न जाने कहाँ फेंक दिया था। जूनियर गोल्डन शेड का पावर देखने के बाद होली एंजल और सिल्वर फॉक्स एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। वो एक दूसरे को देखकर यही सोच रहे थे कि आखिर कैसे। उसके बाद वीर दोबारा से उड़कर वहां आता है। ठीक है, तुम सबका टेस्ट खत्म हुआ, तुम सब में से जीता है एक्स किंग। वीर एक्स किंग की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है। वीर की बात सुनने के बाद एक्स ने अपने दोनों मुट्ठियों को मोड़ता है और यस यस जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद एक्स किंग वहां से होली एंजल और सिल्वर फॉक्स के आगे से उन दोनों को चिढ़ाते हुए पैलेस के अंदर चला जाता है। उसके बाद वीर गोल्डन लैनिस्टर को देखता है, जो कि अपने छोटे से फॉर्म में वीर के सामने उसके पाँव को चाट रहा था। कोई बात नहीं गोल्डन लैनिस्टर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कैसे, मैंने तो माफ किया, ठीक है, नाराज मत होना। वीर गोल्डन लैनिस्टर से कहता है और उसे अपने कंधे पर बैठाकर पैलेस के अंदर जाने लगता है। लेकिन इतने ही में वीर के दिमाग में फिर से दर्द होने लगता है और वीर के सी ऑफ सोल से कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती है। वीर महसूस करता है कि फिर से कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए वो जूनियर गोल्डन शेड को अपने कंधे से उतारता है और उससे अंदर जाने के लिए कहता है, जूनियर गोल्डन शेड तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर वीर वहां से उड़कर अपने ही प्लेनेट के किसी जंगल में जाकर बीचों बीच बैठ जाता है। हाँ, ये आवाज जानी पहचानी थी, ये जरूर ग्रेट गॉड होंगे। इतना कहकर वीर अपने सी ऑफ सोल के अंदर झांकता है, जहां पर उसे वही आर्मर दिखता है। सी ऑफ सोल के अंदर वो आर्मर बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ था जैसे कि वो रखा रहता था, लेकिन इस बार उसकी आंखें सफेद रंग से चमक रही थी। 1 मिनट, अगर ग्रेट गॉड यहाँ आ गए हैं तो क्या मेरी चार्जिंग पॉइंट्स तुरंत ही खत्म हो जाएंगे? वीर के दिमाग में यही बातें चल रही थी। वीर ग्रेट गॉड के पास सी ऑफ सोल के अंदर जाता है और उनसे बात करना शुरू कर देता है। अब ग्रेट गॉड, आप मेरे सी ऑफ सोल के अंदर क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब कि आप इसके आर्मर के अंदर आ सकते हैं, लेकिन 1 मिनट, हाँ, ये आर्मर मेरे सी ऑफ सोल के अंदर ही तो है। वी अपने सर पे हाथ मारते हुए कहता है।
माफ कर देना वीर, मुझे उस वक्त कुछ सूझा नहीं, इसलिए मैं बाहर आ गया और तुम्हारे इतने सारे चार्जिंग पॉइंट्स बर्बाद कर दिए। सॉरी। ग्रेट गॉड, वीर से कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी आपने मेरी जान ही बचाई थी। एक मिनट, मेरे चार्जिंग पॉइंट्स यूज नहीं हो रहे हैं। वीर अपने मन में यही सोच रहा था कि उसके चार्जिंग पॉइंट्स अब यूज क्यों नहीं हो रहे हैं। इतने ही में वीर के पास तो कुछ सब दिखना शुरू हो जाते हैं। 1% चार्जिंग पॉइंट खत्म हुआ है। वीर के पास स्क्रीन पर ये सब दिखना शुरू हो जाते हैं। करीब 2 मिनट हुए थे ग्रेट गॉड को यहाँ आए और उसके 1% चार्जिंग पॉइंट खत्म हुए थे। ग्रेट गॉड ये सब देखते हैं और उन्हें ये जल्दी समझ आता है कि देखो वीर, बहुत शायद समझ नहीं आया, अगर मैं बाहर आकर तुम्हारी मदद करूंगा तो उतनी ज़्यादा पावर खर्च होगी और उससे चार्जिंग पॉइंट्स भी जल्दी खर्च होंगे, और अगर मैं तुम्हारे CF4 के अंदर हूँ तो यहाँ चार्जिंग बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पावर का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। यहाँ बस मैं तुझसे बात कर सकता हूँ और कुछ नहीं। ग्रेट गॉड वीर को समझाते हैं, लेकिन वीर को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ग्रेट गॉड को ये सब वीर से पहले कैसे पता चल गया। हाँ वीर, मैं तुम्हारे दिमाग के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तुम तो सोच रहे हो मुझे पता चल रहा है। ग्रेट गॉड वीर से कहते हैं कि क्या आप मेरे दिमाग के साथ किसी जुड़े? वीर ग्रेट गॉड से कहता है, जब तुमने इस क्रिस्टल को टाइटेनियम ग्लास निकल इस पर लिखाया था तभी ये क्रिस्टल यहाँ CF4 के अंदर आ गया। उसके बाद मैं तुम्हारे दिमाग के साथ पूरी तरीके से जुड़ गया वीर। जैसे तुम टेबल को बुलाते हो तो वो तुम्हारे दिमाग के साथ जुड़ा है, तभी तो वो तुम्हारी बातों को सुन के आता है ना। और तो और जीन आर्मर और भी जितने भी कुछ यहाँ मौजूद है वो सब तुम्हारे दिमाग के साथ जुड़े हुए हैं, समझे? जैसे तुम्हारे डेविल पेट्स, वो जब तुम्हारे CF4 से बाहर आते हैं तब वो ये कैसे पहचानते हैं कि तुम इसके मालिक हो और वो सामने वाला मालिक नहीं है। यही समझ गए ना? ग्रेट गॉड अच्छे से वीर को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा मैं समझ गया, इसका मतलब आपको ये भी पता होगा कि मैंने अभी तक क्या क्या देखा है और मैंने क्या क्या सीखा है। वीर ग्रेट गॉड से पूछता है, हाँ वीर, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हारी स्किल्स को कॉपी कर सकता हूँ, मैं ह्यूमन नहीं हूँ, समझे? ग्रेट गॉड वीर से कहते हैं, हाँ तब ठीक है। वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं? मतलब मेरे CF4 के अंदर मुझसे कुछ काम है क्या? मतलब मुझे जब जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वीर के चार्जिंग पॉइंट्स खत्म हो रहे थे, हर 2 मिनट पे एक चार्जिंग पॉइंट जा रहा था, जिसके कारण वीर ग्रेट गॉड से ज़्यादा कन्वर्सेशन बेकार वाली नहीं करना चाहता था। मैं बस यहाँ पर तुमसे मिलने आया था। ग्रेट गॉड अपने चारों ओर देखने लगते हैं। क्या हुआ ग्रेट गॉड, आप कुछ मुझसे छिपा रहे हैं क्या? वीर ग्रेट गॉड से कहता है, नहीं, मेरा बेटा कैसा है? ग्रेट गॉड वीर से कहते हैं, ग्रेट गॉड हाँ वो तो ठीक ही है, क्यों? वीर ग्रेट गॉड को जवाब देता है, वैसे ग्रेट गॉड मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, जब मेरा आर्मर चार्ज ही नहीं था तब आप मेरे आर्मर में आके हेलो हेलो कैसे बोलते थे? मतलब ये सब बोल के भाग जाया करते थे या? वीर ग्रेट गॉड से पूछता है, ओह नहीं वीर, ये आर्मर में अब उतनी पावर जमा नहीं रह गई थी जितनी की पहले थी। ये आर्मर पहले एक क्रिस्टल था जिससे तुमने टाइटन ग्लास से इवॉल्व करते करते सारे प्लैनेट से इवॉल्व किया था एक ह्यूमन की तरह, जिसकी वजह से इस आर्मर के अंदर इतनी पावर जमा हो गई थी जिससे मैं यहाँ आ पाया था। ग्रेट गॉड वीर से कहते हैं, वीर को भी ग्रेट गॉड की बात सही लगती है, क्योंकि सकार ग्रह और मीर ग्रह और भी जो इस सकार ग्रह और ग्रह पे वीर ने देखा था कि वो क्रिस्टल सारे जीन क्रिस के लाइफ फोर्स को कंज्यूम कर लेता था। हाँ इसका मतलब ये इसकी पावर कंज्यूम कर रहा था। हाँ वीर मनी मन सोचता है, हाँ वीर सही सोच रहे हो। ग्रेट गॉड वीर को बोलते हैं, वीर भूल ही गया था कि ग्रेट गॉड उसके मन की बात को सुन सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था। वैसे आप सच में मुझसे यही बात कहने आए हैं? वीर ग्रेट गॉड से पूछता है, तुम्हें जो पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने आया हूँ वीर। ग्रेट गॉड वीर से कहते हैं, हाँ ये तो हुई असली बात। उसके बाद वीर ग्रेट गॉड से सबसे पहले ये सवाल पूछता है कि विपुल रहेजा कौन है? विपुल रहेजा एक क्रिस्टलाइजर था, मैंने उसके बारे में अपने समय बहुत सुना था, इसलिए मैं उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। एक बार मुझे तुम्हारे जैसा एक ह्यूमन मिला था। ग्रेट गॉड जैसे ये बात कहते हैं वीर शॉक्ड हो जाता है। एक मिनट,
आप तो बहुत समय पुराने के हैं ना, तो उस समय ह्यूमन कैसे आ सकता है वहाँ पे, वो भी जीन यूनिवर्स में? वीर ग्रेट गॉड से पूछता है। मुझे नहीं पता। वो ह्यूमन मेरे सामने बेहोश पड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो स्पेस को चीर के आया हो। वो ह्यूमन नीचे गिरा हुआ था और आसमान में देखकर यही लगातार कहे जा रहा था कि वो स्वर्ग में आया गया है। मैं जब उसके पास गया तब वो ह्यूमन उठा और मुझसे बाबा यही पूछ रहा था कि वो गॉड्स की दुनिया में है, क्या वो स्वर्ग के अंदर है। मैंने उसे नाम में जवाब दिया था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं कोई असली गॉड नहीं हूँ, मैं बस एक गॉड बीइंग हूँ। ये यूनिवर्स में काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझ जितने स्ट्रांग हो सकते हैं और मुझे हरा सकते हैं, तो मैं गॉड कहलाने के लायक नहीं हूँ। असली गॉड वही है जो समय पे काबू कर सकता है वीर। लेकिन हम सब समय पे काबू नहीं कर सकते। हम सब समय को रिसेट कर सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन समय को रिसेट करने के बाद भी हम सब बहुत कुछ खराब कर देते हैं। जैसे कि तुम इवॉल्व होकर यहाँ तक आए हो, अगर हम समय को रिसेट करेंगे तो बहुत कम चांस है कि तुम दोबारा इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुँच पाओगे। ये भी हो सकता है कि तुम टाइटन ग्राफ तक पहुँचते ही मर जाओ। बहुत कुछ हो सकता है। ग्रेट गॉड वीर से कहते हैं। ग्रेट गॉड की बात को सुनने के बाद वीर समझ जाता है कि ग्रेट गॉड क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। समय को रिसेट करने के बाद वो सेम चीज नहीं हो सकती है जो कि पहले हुई थी। जैसे वीर इवॉल्व होकर यहाँ तक आया है, तो ये जरूरी ये नहीं है कि समय रिसेट होने के बाद वीर सेम टू सेम वही सब कुछ कारनामे करते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। तो समझ गए ना, समय को काबू करने में और समय को रिसेट करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। वैसे तुम्हारा सवाल क्या था, यही ना कि विपुल रहेजा कौन है? विपुल रहेजा मैंने नाम सुना, मैंने उसकी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की थी। मुझे उसके पास एक ह्यूमन भी मिला था जो कि कह रहा था किसी गॉड्स डोर के बारे में, और वो ये भी कह रहा था कि वो स्वर्ग में जा सकता है। अजीब बात है ना। लेकिन वैसे एक ह्यूमन विपुल रहेजा के पास भी था जिससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन मुझे खुद कुछ समझ नहीं आया अभी। मैं इन्वेस्टिगेशन करके जब विपुल रहेजा के पास पहुंचा तो मुझे वहाँ पे वही गॉड्स डोर दिखा। मुझे लगा कि यही सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस गॉड डोर के अंदर जाने की और देखने की उसके अंदर क्या है। मैंने वहाँ जो किया वो तुम्हें पता है, क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग से जुड़ा हूँ तो मैंने भी उस बुक को पढ़ लिया और मुझे भी गॉड डोर के बारे में अच्छे से पता चल गया। गॉड डोर के बारे में अच्छे से क्या, मैं वही तो हूँ, मैं भी पागल हूँ। उसके बाद वीर ग्रेट गॉड से ये पूछता है कि आखिर ये आर्मर उस क्रिस्टल में बदलकर उस टर्टल के पेट में गया कैसे? तुम्हारे सवाल का जवाब है मेरे पास वीर, लेकिन तुम शायद इसे ठीक से समझ नहीं पाओगे क्योंकि ये सारी बातें गॉड डोर की उस तरफ की चीज की हैं। ग्रेट गॉड वीर से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब जितना कहेंगे मैं उतना तो समझ ही जाऊंगा ना। वीर ग्रेट गॉड फोर्स करता है ताकि वो सब कुछ बता दे वीर को जो कि वीर जानना चाहता है। ठीक है वीर सुनो, मैं जिस लिक्विड से उस समय घिरा हुआ था वो सबसे ऊपरी रैंक का था, मास्टर गॉड। मैं इस लेवल पे लेवल अप हो रहा था, लेकिन उस घटिया विपुल रहेजा ने मेरे उस एवोल्यूशन प्रोसेस को बर्बाद कर दिया। मैं जिस लिक्विड से मर्ज होकर इवॉल्व होने वाला था वो लिक्विड विपुल रहेजा ने पता नहीं कैसे पर मुझसे छीन लिया। भले ही उसने उस एवोल्यूशन लिक्विड को मुझसे छीन लिया था, लेकिन मैं अभी भी इस लिक्विड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और क्योंकि इस लिक्विड से ही ये पूरा का पूरा आर्मर बना है तो मैं इस आर्मर में कभी भी आ जा सकता हूँ और इस आर्मर से पूरी तरीके से जुड़ भी सकता हूँ। ग्रेट गॉड वीर को समझाते हैं, इलेक्ट्रॉन को पत्थर में जमाने के बाद और उस ह्यूमन को टाइम स्पेस में फेंकने के बाद विपुल रहेजा ने मेरे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, मतलब मेरे इस आर्मर के ऊपर। वो ये चाहता था कि वो डिफाइड लेवल पे रह के ही मास्टर गॉड के पावर को यहीं पे इस्तेमाल कर सके, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो वो गॉड डोर को काफ़ी ज़्यादा आसानी से खोल देता। लेकिन ये आसान नहीं था। जैसे तुम किसी भी नॉर्मल ऑर्डिनरी लेवल पे रहकर भी डिफाइड या गॉड डेविल सोल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही विपुल रहेजा बिल्कुल वैसा ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो इस जीन आर्मर को किसी डेविल सोल में बदल सके। लेकिन उसका वो एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो। विपुल रहेजा ने
एक गोल्डन टर्टल के पेट में इस आर्मर को एक क्रिस्टल का रूप देकर उस टर्टल के पेट में डाल दिया था, ताकि जैसे जैसे वो टर्टल इवॉल्व हो वैसे वैसे ये आर्मर भी इवॉल्व होती जाए। जैसे जैसे वो टर्टल इवॉल्व होता और ये क्रिस्टल उसके पेट के अंदर एक आर्मर का रूप नहीं ले लेता, तब तक उस टर्टल को मारना नहीं था। लेकिन तुमने उसे मारकर इस क्रिस्टल को हासिल कर लिया था वीर। अगर ये टर्टल इवॉल्व होकर एक एम्पर बन जाता या फिर सकार ग्रह इवॉल्व होकर चला जाता, तो ये आर्मर पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता उसके पेट के अंदर। और अगर उसके बाद वो इस टर्टल को मारता तो उससे वो डेविल सोल हासिल होती, जो कि इस आर्मर के रूप में होती। अगर तुम ही उस टर्टल को सकार ग्रह पे मारते तो तुम्हें उस डेविल सोल के साथ साथ ये आर्मर भी हासिल होता, जो कि उस टर्टल के डेविल सोल के साथ पूरी तरीके से मर्ज हो जाता। ग्रेट गॉड वीर को समझाते हैं, लेकिन देखो ना, विपुल राजा फिर भी फेल नहीं हुआ। ये क्रिस्टल या फिर ये आर्मर जो है अभी तुम्हारे सीओ फोल के अंदर है, तो ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से बेकार भी नहीं है। विपुल राजा को बस मैंने इतना ही करते हुए देखा था, क्योंकि मैं इस क्रिस्टल के अंदर ही था, इसलिए मैं विपुल राजा को हर वो चीज़ करते हुए देखता था जो कि वो करता था मेरे साथ। बस वीर, तुमने वो जो डेविल सोल जिसे बेटी है, क्या तुम उससे वापस ला सकते हो? मैं शायद अपने इस आर्मर को उस डेविल सोल के साथ मर्ज कर सकता हूँ और इसे मास्टर लेवल का बना सकता हूँ। मास्टर गॉड डेविल सोल, हाँ ये हो सकता है शायद। ग्रेट गॉड वीर को कहते हैं, एक मिनट, क्या आप कह रहे हैं कि अगर मैं उस डेविल सोल को आपको ला के दूँ तो आप उस डेविल सोल के साथ मर्ज होके एक ऐसी डेविल सोल बन जाएंगे जो कि उस ग्रह में अव्वल दर्जे पे है, मतलब हाई रैंक पे है? वीर ग्रेट गॉड पूछता है। वीर मैं कोशिश कर सकता हूँ। ग्रेट गॉड कंफ्यूजन लुक देते हुए कहता है, देखो भाई लोग, आज के लिए इतना ही। और मेरे आस पड़ोस में पागल जैसे सब चिल्लाया जा रहा है, ठीक है, और गाड़ी वगैरह भी बहुत जाया जा रहा है, और आज मैं भी ठीक से नहीं बोल पाया, सॉरी। एंड स्टोरी में आज अच्छा ही था, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मस्ती वगैरह था, जिससे मैं ठीक से कुछ मैं बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा समझा करो, ऐसे लोग के बीच में बोलना भाई, कुछ कह नहीं सकते इनको। चलो बाय बाय। अरे यार, अब मैं अपने डॉलर वाले आर्मर को कैसे लेके आऊँ? उसे तो मैंने युवराज सेवल के जरिए संदीप सिकंद को बेच दिया है। अगर भाई लोग, अगर आप लोग को याद नहीं है, डॉलर ने अपना डेविल सोल जो है, डॉलर वाला रूप वाला डेविल सोल जितना भी था टाइटन का, तो उसको वीर ने किसी संदीप सिकंद को बेचा है, ठीक है। संदीप सिकंद जो भी नाम है, अगर नाम मैं गलत ले रहा हूँ तो सॉरी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि उसके पास वो डेविल सोल अभी तक सेफ होगा या नहीं। वीर ग्रेट गॉड से कहता है, देखो वीर, वो डेविल सोल अभी तक सेफ है। ग्रेट गॉड वीर से कहते हैं, क्या मतलब? आपको कैसे पता कि वो डेविल सोल अभी तक सेफ है? ग्रेट गॉड को देखते हुए कहता है, वीर, जब मैं उस टर्टल के पेट के अंदर था तब मैं उससे पूरी तरीके से जुड़ गया था, और अगर उस डेविल सोल को कुछ हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। ग्रेट गॉड वीर को कहते हैं, ठीक है, तो मैं जल्द ही उस डेविल सोल को आप तक पहुंचाता हूँ। उसके बाद वीर अपने सोल से अपना ध्यान हटाता है और वहीं से टेलीपोर्ट होकर धरती ग्रह आ जाता है। धरती ग्रह आने के बाद वीर कुछ समय तक अपने घर पे रेस्ट करता है और अगले दिन संदीप सिकंद से मिलने के लिए चला जाता है। वीर संदीप सिकंद के घर के बाहर रुकता है और वहां देखता है कि वहां पर बड़ा सा डॉलर का पोस्टर लगा हुआ था, जो कि उसके उस लुक का पोस्टर था जो कि वीर टाइटन ग्रह पे पहना करता था। वीर उसमें उसी आर्मर में था जिस आर्मर को वीर ने संदीप सिकंद को भेजा था, गोल्डन टर्टल आर्मर। वहां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे संदीप सिकंद कोई शो करने वाला है। वीर अंदर जाता है और नॉवल ऑडियंस की तरफ बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहां पर एक गोल्डन आर्मर में ऊपर से नीचे एक आदमी कूद के आता है, जिसे देखकर लोग ताली बजाने लगते हैं। फिर वो अपने पीछे 2 विंग्स को बुलाता है, जो कि वही थे जो डॉलर के पास थे, मतलब वीर के पास। उसके बाद वही आदमी अब उस रूप बदलने वाले डेविल सोल का इस्तेमाल करता है, जो कि आधा भैंस और आधा इंसान का था। वो भी वीर के पास ही था जिससे उसने संदीप सिकंद को बेच दिया था। हे भगवान, यहाँ पर आने के लिए मुझे 1 लाख रुपए देने पड़े हैं।
इस शो को देखने के लिए सिर्फ 1 लाख, और ये शो खत्म भी हो गया। वीर अपनी मनी में सोचता है। वीर देखता है कि चारों तरफ इतनी ज्यादा भीड़ थी कि संदीप सिकंद हर दिन अरब खरबपति तो बन ही जाता होगा। संदीप सिकंद ने बस आकर अपने डेविल सोल को बुलाया था और कुछ नहीं, और शो खत्म हो गया था। उसी चीजों को देख वहां पर सारी ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश थी और ताली बजाई जा रही थी। अरे यार, इन ऑडियंस के बीच में मुझे नहीं लगता कि मैं संदीप सिकंद को पर्सनली मिल भी पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ अपने पहचान को छिपा के आया हूँ। इस हिसाब से मैं अभी एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। संदीप सिकंद से कैसे मिलूं? वीर अपने मनी मन सोचता है। इतने ही में वीर संदीप सिकंद को देखता है कि वो अपने डॉलर वाले आर्मर के अंदर कहीं जा रहा है। वो उस आर्मर को पहन के एक रूम में जा रहा था। वीर परफॉर्मेंस एक्टिवेट करता है और सेंस करता है कि इस रूम में संदीप सिकंद अकेला है। वीर एक खाली जगह ढूंढता है और वहां से टेलीपोर्ट होकर सीधे संदीप सिकंद के रूम में पहुंच जाता है। अगर वीर वहीं बीच पब्लिक से गायब हो जाता, मतलब उसका स्पीड इतना ज्यादा है कि वहां से अगर जाएगा स्पीड में, तो सबके लिए वो कि वो वहां से गायब हो गया, तो वो स्पीड में पहुंचा है उस रूम में, ठीक है। वीर वहां पर अचानक से संदीप सिकंद के सामने अपीयर होता है, जिसे देखकर संदीप सिकंद कुछ ज्यादा डर जाता है। वो तुम कौन हो? संदीप सिकंद जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं ये डेविल किसी को नहीं देने वाला। इतना कहकर संदीप सिकंद वहां मौजूद एक बटन को दबाने के लिए बढ़ने लगता है। वो बटन संदीप सिकंद दबाने वाला होता है। इतने ही में संदीप सिकंद का हाथ वहीं हवा में ही रुक जाता है। संदीप सिकंद देखता है कि वो इंसान अभी भी वहां खड़ा है और कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन संदीप सिकंद का हाथ किसने पकड़ा था वो उसे पता ही नहीं चल रहा था। वो बस ऐसे ही बीच में फ्रीज हो गया था। जरा देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है बेवकूफ, वी संदीप सिकंद से कहता है। उसके बाद वी अपनी पहचान को रिवील करता है। वीर ने अपने उसी हेलमेट को पहन रखा था जो कि उसका जीन आर्मर का सेट का था। वीर अपने हेलमेट को हटाता है और वीर को देख के संदीप सिकंद बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। कैसे हो वीर? सॉरी डॉल, आप कैसे हैं? संदीप सिकंद खुश होते हुए वीर से कहता है, आप मुझसे मिलने आए? संदीप सिकंद इतना कहकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है। ओ माय गॉड, आप सच में मुझसे मिलने आए? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। संदीप सिकंद जो भी हो सकता था वो बोले जा रहा था। देखो संदीप, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे अपनी एक डेविल सोल वापस लेने आया हूँ। संदीप सिकंद चुप हो जाता है और वीर की बात को सुनने लगता है। कौन सी डेविल सोल? संदीप सिकंद वीर से पूछता है। मेरे गोल्डन टर्टल की डेविल सोल। वीर संदीप सिकंद को कैजुअली कहता है, पर ये डेविल सोल ही तो है जो बहुत ज्यादा फेमस है, और इस डेविल सोल के बिना इन डेविल्स बाकी डेविल सोल्स का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जब मैं रूप बदलने वाली डेविल सोल का इस्तेमाल करता हूँ इस आर्मर के साथ, तो मैं गोल्डन रंग से साइन कर रहा होता हूँ, और जब मैं इस पंख को बुलाता हूँ तो वो भी गोल्डन रंग से साइन कर रहा होता है, बस इस आर्मर की वजह से। इस आर्मर की वजह से ही तो ये दोनों डेविल सोल भी है। संदीप सिकंद वीर को समझाता है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझसे कोई सुपर डेविल सोल ले सकते हो, जो कि मोडाक ग्रह, टाइटन ग्रह, भाई तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दे दूंगा। वीर संदीप सिकंद से कहता है, सच कह रहे हैं आप? तो आप ये कीजिए ना, मुझे जीन यूनिवर्स का कोई डेविल सोल दे दीजिए, कोई भी चलेगा। संदीप सिकंद वीर को कहता है, नहीं मैं वो नहीं दे सकता हूँ, सॉरी। तुम्हें अगर कोई सुपर डेविल सोल चाहिए, सकार ग्रह का भी कोई सुपर डेविल सोल चाहिए, तो तुम मुझसे मांग सकते हो। वीर संदीप सिकंद से कहता है, वीर चाहे तो जीन यूनिवर्स का कोई डेविल सोल संदीप सिकंद को दे सकता था, लेकिन अगर वीर ने संदीप सिकंद को जीन यूनिवर्स का लोअर क्लास का भी कोई डेविल सोल दे दिया, तो वो धरती ग्रह पे उससे इस डेविल सोल इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उस डेविल सोल की पावर बहुत ज्यादा होगी। अगर वीर उसे कोई हथियार भी देता है जो कि विस्काउंट लेवल का होगा, और संदीप सिकंद अगर उसे गलती से भी अर्थ की तरफ घुमा कर रख भी दे, तो अर्थ के तो टुकड़े हो जाएंगे। वीर अपने मन में ये सब सोचता है और उसकी रूह कांप जाती है। नहीं, वैसे नहीं दे सकता। हालांकि वीर ने अपनी के बॉडीगार्ड को जीन यूनिवर्स का एक डेविल सोल दिया था, लेकिन वो डीमन बग 22 सेमा डेविल सोल था, जो कि सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था और कुछ नहीं। इसलिए वीर ने उसे उस बॉडीगार्ड को दे दिया था। देखिए वीर भाई, मैं अभी सकार ग्रह पे हूँ, कि मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे सकार ग्रह
कि सकार ग्रह के 2 सुपर डेविल सोल चाहिए। संदीप सिकंद अपनी आवाज को धीरे धीरे नीचे करते हुए वीर से कहता है, क्योंकि संदीप सिकंद को लगा था कि वीर इस सीक्रेट ब्लड डेविल सोल के बदले सिर्फ एक ही सुपर डेविल सोल संदीप सिकंद को देगा, लेकिन संदीप सिकंद ने इसमें बहुत ज्यादा मांगा था। ठीक है कि मेरे घर आना, मेरी मॉम के पास बहुत सारी सुपर डेविल सोल्स है, उससे वो तुम ले सकते हो। वीर संदीप सिकंद को कहता है क्योंकि वीर की मॉम अभी भी सकार ग्रह पे थी, इसीलिए वीर के मॉम के पास बहुत सारे सुपर एलियंस का प्रोटेक्शन था जो वीर के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि मोमेंट क्वीन खासकर वीर की मॉम का वहाँ ख्याल रखती है, इसलिए वहाँ पर काफी सारे सुपर डेविल सोल्स उसकी मॉम के पास मौजूद है। और तो और मोमेंट क्वीन सकार ग्रह की सबसे टॉप एलिट्स में भी अब गिनी जाती है। और ठीक है, मैं कल ही आके आपके घर आ जाऊंगा। ठीक है, ये डेविल सोल आप रख लीजिए। इतना कहकर संदीप सिकंद अपने हाथों को आगे करता है और वीर के हाथ पे रख देता है। कुछ ही देर में वीर के पावर स्क्रीन पे कुछ शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। आपको सीक्रेट ब्लड सुनहरे कछुए की डेविल सोल हासिल हुई है। डेविल सोल का टाइप आर्मर। वीर के पावर स्क्रीन पे ये सब दिखना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें वीर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो डेविल सोल वीर के सीओ सोल के अंदर एंटर करती है, ग्रेव गॉड उस आर्मर के अंदर एक्टिवेट हो जाता है और उस डेविल सोल के गोल गोल घूमने लगता है। वो डेविल सोल वीर के सीओ सोल के अंदर कछुए के फॉर्म में थी और ग्रेव गॉड को अपने चारों बगल घूमते हुए देख रही थी। और तो और वो कछुआ जो कि वीर के सीओ सोल के अंदर था, वो ग्रेट गॉड के पीछे पीछे जाने लगा था। ग्रेट गॉड जिस जहां जा रहा था वहां वो कछुआ जा रहा था। देखो हेलो, अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो देखो बता देता हूँ। वीर जिस भी एलियन को मारता है तो वो एलियन उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में मरा है, अगर उसका डेविल मिलता है, चाहे वो हथियार हो आर्मर हो, वो बस बाहर आके उसका आर्मर बन जाता है। ठीक है, लेकिन सीओ सोल के अंदर जो है वो अपने ही फॉर्म में रहता है। जैसे कछुआ है तो कछुआ ही रहेगा, बाहर आके वो आर्मर बन जाएगा वीर के बॉडी पे आके। ठीक है, तो वो अंदर में उसी फॉर्म में रहता है, तो वो उसी फॉर्म में ग्रेट गॉड का पीछा कर रहा है। ठीक है, ग्रेट गॉड उस कछुए को देखता है। इतने में वीर को संदीप सिकंद हिला देता है, क्योंकि वीर का पूरा ध्यान अपने सीओ फोल के ऊपर था, इसलिए वीर ने संदीप सिकंद को दिखा ही नहीं। संदीप सिकंद, क्या हुआ वीर भाई? कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो डेविल सोल आपको मिल तो गई ना? संदीप सिकंद वीर से कहता है, अरे हाँ मुझे मिल गई। वैसे अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है ना। वीर संदीप सिकंद को इतना कहकर वापस जाने लगता है। इतने में संदीप सिकंद वीर का हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ संदीप, कुछ काम है क्या? वीर संदीप सिकंद से कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप उस डेविल सोल को पहन के मेरे साथ स्टेज पे चले। मैं ये दिखाना चाहता हूँ सबको कि आज हमारे साथ शिव डेलर आए हैं। संदीप सिकंद वीर को कहता है, आज नहीं फिर कभी। वीर इतना कहकर वापस जाने लगता है, तो संदीप सिकंद वीर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो संदीप सिकंद की बात मान ले। ठीक है चलता हूँ, लेकिन आर्मर में नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगा। वीर संदीप सिकंद से कहता है, क्योंकि ग्रेट गॉड सीओ सोल के अंदर वीर के उस गोल्डन कछुए के डेविल सोल के साथ कुछ कर रहे थे, इसलिए वीर उस आर्मर को अभी बुलाना नहीं चाहता था। संदीप सिकंद हाँ करता है और वीर के साथ स्टेज पर चला जाता है। संदीप सिकंद ने वीर को सब कुछ बता दिया था कि वीर को कैसे एंट्री करना है, कैसे क्या। संदीप सिकंद सबसे पहले स्टेज पे जाता है और फिर उन सब के सामने कुछ अनाउंस करने लगता है। देखो दोस्तों, मेरे पास जो डॉलर की डेविल सोल थी उसे मैंने खुद डॉलर को वापस कर दिया है। संदीप सिकंद पब्लिक में कहता है, ए झूठ मत बोलो, डॉलर तुम्हारे पास अब क्यों आएगा? वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, तुमने देखा नहीं? उस दिन डॉलर ने उस यूनिवर्सल फाइट में कैसी धमाल मचा दिया था। मजाक मत करो, तुम्हारे जैसे आदमी से मिलने अब वो क्यों आएगा? और उसे इस डेविल सोल में क्या इंटरेस्ट आ गया? ये तो कैटरीन डॉलर की नॉर्मल डेविल सोल है, सीरियर ब्लड, और इसके पास न जाने कितने सारे, क्या ही कह सकते हैं, सारे ऑडियंस के मन में यही बातें चल रही थी और सब एक दूसरे से खुशफुसा रहे थे। इतने ही में उन सारे ऑडियंस को अपने ऊपर एक सफेद रोशनी दिखती है जो कि सूरज से भी ज्यादा चमक रही थी। अजीब बात यह थी कि आसमान में सूरज तो था, लेकिन सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज कुछ रोशनी थी जिसने पूरे ग्राउंड को सफेद रोशनी से भर दिया था।
वो सभी लोग ऊपर देखते हैं, जहाँ पर उन्हें एक आदमी 2 विंग्स में लैंड होते हुए नीचे दिखता है। उस आदमी के वो दोनों विंग्स काफी ज्यादा सफेद रंग से चमक रहे थे। वीर भाई, मैंने आपको जैसा कहा था आपने वैसे नहीं किया, लेकिन ये भी बुरा नहीं है, ये तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है, संदीप सिकंद वीर से कहता है। लेकिन संदीप सिकंद ने ये बात माइक में कही थी, तो वो सभी लोग शौक होकर वीर को देखने लगते हैं। हे हे, क्या ये सच में वीर रह जाए? ये वही है डॉलर? सारे ऑडियंस वीर को देखने लगते हैं, क्योंकि वीर का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद वीर अपने पंखों को वापस भेज देता है और अपने आप को रिवील करता है। लोग वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े टीवी रिपोर्टर्स, वहाँ पे आसपास जितने भी हेलीकॉप्टर्स थे, सब सारे हेलीकॉप्टर्स में अब टीवी रिपोर्टर्स उड़ के आने लगे थे वीर का इंटरव्यू लेने के लिए। सभी लोग ऊपर से वो शो रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर वीर वहाँ स्टेज पे कुछ कुछ बोलता है, उन्हें मोटिवेट करता है और फिर वहाँ संदीप सिकंद को वहाँ से बाय बोलकर उड़ कर चला जाता है। वहाँ से वीर इतने स्पीड से उड़ के गया था कि किसी को दिखाई नहीं था कि वीर वहाँ से जा रहा है। वीर वहाँ से बस गायब हो गया था उन सबकी नज़र में। वीर जल्दी से अपने घर पहुँचता है और कुछ दिन अपने घर पर बिताता है। इसी बीच वीर ने ग्रेव गॉड से पूछा था कि वो उस डेविल सोल के साथ मर्ज हो सकते हैं या नहीं। देखो वीर, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं उस डेविल सोल के साथ मर्ज नहीं हो पाया, क्योंकि ये टाइटन की नॉर्मल सिगरेट ब्लड डेविल सोल है, और तुमने मेरी इस आर्मर को इवॉल्व करके कम से कम साकार ग्रह का तो बना ही दिया है। ग्रेट गॉड वीर से कहते हैं, साकार ग्रह का? आप ये कहना चाहते हैं कि इस आर्मर के अंदर अभी भी साकार ग्रह वाली पावर है, लेकिन मैं तो इसे अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ यूज कर पाता हूँ और डिफाइड रीडिंग से भी लग पाता हूँ, ऐसा क्यों? वीर ग्रेट गॉड से पूछता है, तुम समझे नहीं वीर, तुम जितने ज्यादा स्ट्रांग होगे, ये ब्लैक क्रिस्टल आर्मर भी उतना ज्यादा शक्तिशाली होते जाएगा, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक तुम मास्टर लेवल पर नहीं पहुंच जाते। मास्टर गॉड लेवल पे पहुंचने के बाद ही ये प्रोसेस रुकेगा, और मास्टर गॉड लेवल से कोई लेवल ही नहीं है। बेसिकली विपुल रहेजा भी यही करना चाहता था। विपुल रहेजा इस आर्मर को एक डेविल सोल में बदलना चाहता था, जिससे वो कमजोर बीइंग होकर भी इस आर्मर की फुल पावर को इस्तेमाल कर सकता था, मतलब मास्टर गॉड लेवल की पावर, जैसे कि तुमने भी किया। जब तुम अर्ल क्लास पे थे, मार्किस क्लास पे थे, तब तुमने डिफाइड क्लास के डेविल सोल्स का इस्तेमाल किया था, और वो भी उनके डिफाइड क्लास के फुल पावर के साथ। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो देखो भाई लोग, मैंने स्टोरी में जैसे समझाया था वैसे समझाया है, ठीक है, लेकिन अब मैं भी एक बार आपको समझा देता हूँ। जब तक वो टर्टल जिसे वीर ने मार दिया था, अगर वो टर्टल इवॉल्व हो गए, देखो वीर का जो आर्मर है साकार ग्रह पे एक प्रॉपर आर्मर का शेप ले चुका था इवॉल्व होते होते, ठीक है, जितने भी जीन ट्रीज थे सबको कंज्यूम करके इवॉल्व हो गया, आर्मर इवॉल्व हो गया, लेकिन वो जो डेविल सोल है वो टाइटन ग्रह का सीड ब्लड डेविल सोल ही रह गया, ठीक है। अब अगर उससे उस ग्रेव गॉड को अगर अपने आर्मर को उसके साथ मर्ज करना है, तो उस डेविल सोल को जो है सीक्रेट ब्लड का जो डेविल सोल है उसको कम से कम साकार ग्रह का डेविल सोल होना होगा, ठीक है, साकार ग्रह का सुपर डेविल सोल कम से कम उसको होना होगा। उसके बाद ही जो है ना, मतलब वो उस आर्मर के उस डेविल सोल के साथ मर्ज हो जाएगा और वो उसी डेविल सोल में भी बस जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से वो आर्मर जो है एक डेविल सोल बन जाएगा। और अगर वो आर्मर डेविल सोल बन गया और वो आर्मर मास्टर गॉड लेवल का है, तो वीर उसके पावर को इस्तेमाल कर पाएगा डेविल सोल के जरिए, ठीक है। देखो वीर के सी ऑफ सोल में अगर वो आर्मर आया तो वीर को सुपर डेविल सोल दिखेगा, ठीक है, लेकिन उसका पावर मास्टर गॉड लेवल पे होगा। तो ये विपुल रहेजा का एक्सपेरिमेंट वगैरह था, और अभी वीर जो है उसको अपने आर्मर मतलब सीक्रेट ब्लड डेविल सोल के साथ मर्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सीक्रेट ब्लड डेविल सोल जो है टाइटन ग्रह का से मतलब डेविल सोल है, बस नॉर्मल से। अगर उस डेविल सोल को लेवल अप किया जाएगा तभी अब वो मर्ज हो सकता है, ठीक है। चलो अब स्टोरी आगे सुनो। ग्रेट गॉड वीर को ये सारी बातें समझाते हैं। उसके बाद वीर यही सोचने लगता है कि वो कैसे इस डेविल सोल को लेवल अप कर सकता है। नहीं यार, डेविल सोल लेवल अप नहीं हो सकती है, लगता है मुझे खुद ही मेहनत करना होगा। वीर अपने मन ही मन सोचता है, अरे यार तुमने सच कहा, अगर ये डेविल सोल सुनहरे कछुए की डेविल सोल अगर ग्रेट गॉड भी अब अपसेट लग रहे थे, इतने ही में उस आर्मर के आंखों में से रोशनी गायब हो जाती है और ग्रेट गॉड भी वहां से गायब हो जाते हैं। वीर देखता है कि वो आर्मर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है।
उफ, चलो, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है। वीर मनी मन सोचता है। इतने ही में वीर का सर दर्द होने लगता है और वहां पर ग्रेट गॉड फिर से आते हैं, लेकिन इस बार वीर की पूरी बॉडी दर्द कर रही थी क्योंकि ग्रेट गॉड वहां पर जबरदस्ती आ रहे थे। क्या हुआ? आप यहाँ क्यों आ रहे हैं दोबारा? वीर दर्द में कहराते हुए कहता है, वीर बस मैं तुमसे ये कहना आया हूँ क्योंकि ये आर्मर और ये डेविल सोल एक ही है। अगर तुम इस डेविल सोल को ट्रांसफर करने की सोचोगे तो ये आर्मर भी उसके साथ साथ ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये डेविल सोल भी तुम अपने सेल के अंदर ही रखना, ठीक है? रेड कोट वीर से कहते हैं और फिर वहां से गायब हो जाते हैं। इसके लिए इतना, अरे यार, इतना कहकर वीर अपने सर को पकड़कर नीचे गिर जाता है। वीर के पूरी शरीर की पावर खत्म हो गई थी। उसके बाद कुछ देर बाद वीर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है और खड़ा होता है। उसके बाद वीर अपने सुनहरे कछुए के डेविल सोल को बुलाता है। वीर ने अपने आप को बहुत टाइम से अपने उस पुराने डेविल डॉलर वाले रूप में नहीं देखा था। वीर जैसे ही अपने उस आर्मर को बुलाता है, वीर का पूरा शरीर गोल्डन रंग से चमकने लगता है। हाँ, बड़े दिनों बाद, हाँ, बड़े दिनों बाद देख रहा हूं मैं तुम्हें। वीर शीशे में देखकर अपने आप से ही बातें करता है। वीर अपने सुनहरे कछुए के डेविल सोल पे एक पिंच मारता है जिससे वहां का आर्मर का टुकड़ा टूट के गिर जाता है। कमजोर तो है, वीर मन ही मन सोचता है, लेकिन वीर उस आर्मर को पाकर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो उसका सबसे पहला सील्ड ब्लड डेविल सोल था। और भगवान जाने कि भविष्य में अगर वीर को ये डेविल सोल नहीं मिली होती तो वीर डॉलर के नाम को कैसे संभाल पाता। वीर अपने उस आर्मर को वापस भेजता है और फिर वीर धरती ग्रह से टेलीपोर्ट होकर जीन यूनिवर्स चला जाता है। जीन यूनिवर्स में वीर सीधे अपने पैलेस के अंदर टेलीपोर्ट हुआ था। वीर को ये चीज अच्छी लगती थी, वीर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता था, लेकिन अब वीर कहीं से भी टेलीपोर्ट होकर धरती ग्रह जा सकता था। और जब वीर धरती ग्रह से यहाँ टेलीपोर्ट होकर आता था तब वो अपने पैलेस में होता था या फिर जहाँ उसका मन करे। वीर जहाँ से टेलीपोर्ट होता था या तो वहां जा सकता था या तो अपने पैलेस में। वीर अब बिना डरे कहीं भी टेलीपोर्ट होकर आ जा सकता था। देखो भाई लोग, अगर आपको कुछ समझ ना आए इस स्टोरी में तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है? अगर आप लोग के मन में कोई डाउट है तो वहां पूछना, आप मैं बता दूंगा, ठीक है? और अगर मान लो मैं नहीं बता पाया और किसी को ये स्टोरी समझ में आ गई है तो प्लीज आप एक्सप्लेन कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है? एंड मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। विपुल रेजा का प्लान ये था कि वो उस क्रिस्टल आर्मर को मेगा गॉड लेवल पे इस्तेमाल कर सके। उसके लिए उसको मतलब डेविल सोल में बदलना होगा, ठीक है? और उस डेविल सोल को बनाने के लिए विपुल रेजा ने क्या किया था? विपुल रेजा ने एक टर्टल को पकड़ा था जो कि टाइटन ग्रह का सील्ड ब्लड डेविल सोल था, मतलब सील्ड ब्लड एलियन था। एंड उसे ये क्रिस्टल खिला दिया था और फिर उसे टाइटन ग्रह पर छोड़ दिया था ताकि वो इवॉल्व हो सके। अगर करीब 1000 साल में 2000 साल में उस क्रिस्टल की मदद से वो आराम से इवॉल्व होकर एम्परर बन सकता था, जो कि सकार ग्रह का होता है। एंड जब वो एम्परर बन जाता और सुपर एलियन बन जाता एम्परर बन के, ठीक है, मतलब सकार ग्रह का, तब अगर उससे कोई ह्यूमन मारता तो उससे वही ब्लैक क्रिस्टल डेविल सोल हासिल हो जाता, ठीक है? वही ब्लैक आर्मर, ब्लैक क्रिस्टल आर्मर जो है वो उसको हासिल हो जाता डेविल सोल के रूप में। बस कंडीशन ये है कि अगर उस आर्मर के पावर को जगाना है तो जब वो क्रिस्टल है तो वो क्रिस्टल को बस इवॉल्व होते होते आर्मर के फॉर्म में आना होगा उस टर्टल के पेट के अंदर, ठीक है? अगर वो टर्टल के पेट के अंदर ही पूरे तरीके से इवॉल्व हो जाएगा, मतलब देखो, वीर ने टर्टल को मार के उस क्रिस्टल को हासिल कर लिया और उस क्रिस्टल को जो है वीर इवॉल्व करके सकार ग्रह का सुपर एलियन के जितना पावर मिलवा दिया, ठीक है? मतलब जिन ट्री वगैरह खिलवा के, मतलब कंज्यूम करा के, जिन ट्री जो है कंज्यूम करता था वो क्रिस्टल, याद है सबको, ठीक है? तो उससे उसको पावर मिलता था, ठीक है? और जब वो होता, मान लो सकार ग्रह का सुपर डेविल सोल बन जाता वो, मतलब सुपर एलियन बन जाता वो टर्टल, और उसके पेट के अंदर वो क्रिस्टल भी पूरी तरीके से आर्मर के फॉर्म में बन जाता, बॉर्न हो जाता, तो कोई ना कोई अगर मतलब अब विपुल रेजा का कहानी आगे है, ठीक है? विपुल रेजा उससे मारता, डेविल सोल हासिल करता। वो क्रिस्टल रेजा के डेविल सोल कैसे हासिल करता वो सब मैं नहीं बता सकता हूँ अभी, ठीक है? वो हासिल करता उस डेविल सोल को और फिर क्या कहूँ भाई। और हाँ, ये पहले मैं बता रहा हूँ, वो डेविल सोल और वो आर्मर अलग नहीं मिलेगा डेविल सोल के रूप में, वो दोनों एक ही होके मिलता। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि
अगर वो टर्टल सकागड़ा का सुपर एलियन बन जाएगा और उससे कोई मारेगा और उससे अगर उससे वो डेविल सोल मिलेगी तो वहाँ तो डिस्क्रिप्शन यही आएगा कि वो सुपर डेविल सोल है। तो सुपर डेविल सोल है, बस ये विप्रोरेजा को बस ये चाहिए कि वो कैसे भी उसे एक डेविल सोल में कन्वर्ट कर दे। उस आर्मर के अंदर वो पावर है, ठीक है, उस आर्मर के अंदर ही वो पावर है, बस उसे डेविल सोल में कन्वर्ट करना है किसी भी लेवल पे, ठीक है। अगर वो हो जाएगा तो विप्रोरेजा को असली पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो विप्रोरेजा यही चाहता था, ठीक है, कुछ 1000 साल 2000 साल का प्लान था उसका, लेकिन वीर ने चौपट कर दिया, या फिर विप्रोरेजा यही चाहता ही था, ठीक है। आई डोंट नो एंड पता है, वैसे आगे बताऊंगा। चलो मिलते। वीर अपने डॉलर वाले रूप में ही, वीर के पास जो डॉलर वाला आर्मर था, वीर उसी को पहन के सीधे जीन यूनिवर्स टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। वीर बीचों बीच हॉल में टेलीपोर्ट हुआ था। हॉल के चारों ओर लोग अपने काम करते थे और जितना भी सब कुछ होता था सब कुछ वहीं डिस्कस करते थे। वीर को वहां अचानक से उस गोल्डन आर्मर में आता हुआ देख सब शॉक हो जाते हैं। जो डॉलर वाले पुराने आर्मर को नहीं पहचानता था वो ज्यादा शॉक नहीं हुआ था, वो बस उनसे यही पूछ रहा था कि तुम वीर के इस आर्मर को देखकर इतना ज्यादा शॉक क्यों हो रहे हैं। इतने ही में मयंक पंचनदानी वीर के पास आता है। क्या दोस्त, पुराना आर्मर तुमने वापस ले लिया क्या उससे? मयंक पंचनदानी वीर के दोनों कंधे को पकड़ते हुए और वीर का आर्मर देखते हुए वीर से पूछता है, हाँ, इस आर्मर की पुरानी यादें, मुझे याद आ रहा था इस आर्मर कैसे मैंने इसे वापस ले लिया, उससे बदले में बहुत कुछ देना भी पड़ा। वीर मयंक पंचनदानी से कहता है। इतने ही में पीछे से ग्रैंड मास्टर आ जाता है। इस आर्मर को देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वीर, प्लीज इस आर्मर को हटाओ यहाँ से। ग्रैंड मास्टर इतना कहता है। इतने ही में अवनी जो ग्रैंड मास्टर के पीछे ही खड़ी थी वो हंसने लगती है। कोई बात नहीं वीर, तुम इसे पहन के घूम सकते हो, ये बस ऐसे ही कह रहा। अवनी ग्रैंड मास्टर की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे वीर क्या तुम ये आर्मर मुझे बेचना चाहोगे? तुम्हें पता भी है ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत कितनी है? अवनी वीर से कहती है, नहीं, मुझे इस आर्मर को बेचना नहीं है, मैं इस आर्मर को बेचने के लिए अपने पास दोबारा थोड़ी लाया हूँ। वीर अवनी से कहता है। वो सब कन्वर्सेशन कर ही रहते। इतने ही में वीर को पैलेस के बाहर से एकदम धीमी सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज पैलेस के बाहर से नहीं बल्कि वीर के प्लेनेट के ठीक बगल से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्लेनेट के बाहर वीर चिल्ला रहा हो, क्योंकि वीर का प्लेनेट ग्रेट गॉड के दिए हुए शील्ड से प्रोटेक्टेड था, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी वहां घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वीर बाहर पैलेस के जाता है। वीर पैलेस के बाहर जाता है और आसमान की तरफ देखता है। वीर को वहां पर जितेश खन्ना दिखते हैं, जो कि वीर चिल्लाकर भागे जा रहे थे। अब इन्हें क्या हुआ? वीर मनी मन सोचता है और जितेश खन्ना के पीछे एक एलियन को नोटिस करता है, जिसकी पूरी बॉडी एक हॉर्स की थी और पूरा नीचे पीछे की पूरी बॉडी हॉर्स की थी और ऊपर का पूरा बॉडी एक इंसान का। उसके हाथ में उसका गियर भी था, जो कि एक हथौड़े के रूप में था। वीर उस एलियन को देखता है और उस एलियन को फट से पहचान लेता है। वो वही एलियन था जिसे वीर ने इलेक्थोर के ऑर्गेनाइजेशन में देखा था। वीर पे हमले करने वाले एलियंस में से ये भी एक था। उसके बाद वीर मन ही मन सोचता है कि आखिर ये सब यहाँ आ कैसे रहे हैं और एक एक करके आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि बाद में इकट्ठे सारे के सारे आ जाए। वीर मन ही मन सोचता है, लगता है मुझे भी अपनी पूरी फौज तैयार करनी होगी, लेकिन मेरे पास कोई फौज नहीं है। ये सब अभी इवॉल्व ही कर रहे हैं। अगर ऐसे में बहुत सारे डिफाइड जेनोजेनिक्स यहाँ पे आ गए तो दिक्कत हो सकता है कि अब तक ग्रेव गॉड भी इसे संभाल ना पाए। वीर मन ही मन सोचता है, लेकिन वीर ये सोचकर शांत था, क्योंकि वो ग्रेट गॉड का दिया हुआ फील्ड है जिसे इलेक्ट्रॉन भी नहीं तोड़ सकता है, तो वो बाकी जेनोजेनिक्स कुछ भी नहीं है उसके आगे। वीर सोचता है। उसके बाद वीर नोटिस करता है कि वो जो जेनोजेनिक जितेश खन्ना के पीछे पीछे दौड़ रहा है वो वॉर्टेक्स लेवल का ही है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वीर उस जेनोजेनिक को जितेश खन्ना के पीछे जाते हुए देखता है। वो जेनोजेनिक बीच बीच में जितेश खन्ना के गाड़ी के पीछे आ जाता था। भाई लोग जिसको नहीं पता है, जितेश खन्ना के पास एक बाइक टाइप जीन आर्मर है, ठीक है, जीन वेपन है, जीन जो भी होता है जो सेकंड में मिलता है, ठीक है, पहले जीन आर्मर उसके बाद कुछ और मिलता है। तो उसमें
उसको बाइक मिला था, याद है तो तुम लोग को, ठीक है। वो जेनोजेनिक जैसे ही जितेश खन्ना की बाइक की तरफ बढ़ता था, जितेश खन्ना अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ा लेते थे, जिसके कारण जितेश खन्ना की बाइक से निकला हुआ धुआं उस जेनोजेनिक के मुंह पे लग जाता था और वो वहीं बीच में रुककर खांसने लगता था और जितेश खन्ना बहुत जल्दी आगे निकल जाते थे। इसी की वजह से जितेश खन्ना उस लेवल के क्रिएचर से बचे हुए थे। जितेश खन्ना का जीन आर्मर भी बुरा नहीं है, वीर मन ही मन सोचता है। उसके बाद कुछ देर तक जितेश खन्ना ऐसे ही करते हैं और वीर के प्लेनेट के अंदर एंटर कर जाते हैं और वीर के प्लेनेट को वो फील्ड प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए वो जेनोजेनिक अंदर नहीं आ पाता है। जितेश खन्ना अपने पैंट उतारते हैं और अपनी बैक साइड उस जेनोजेनिक की तरफ करके घूमने लगते हैं। ले ले आजा आजा, जितेश खन्ना अपने बैक साइड पे हाथ मारते हुए कहते हैं। भाई मैं वो सारे वर्ड नहीं यूज करूंगा बे सोचो तुम लोग भाई, इमेजिन करो, ठीक है। जितेश खन्ना को ऐसा करता हुआ देखकर वहां पे जितनी भी लड़कियां थी वो अपनी आंखें बंद करके हंसने लगती है और एक दूसरे को ये कहती है कि वो पागल आदमी है, उसकी तरफ मत देखो। दूसरी तरफ एक्स किंग जितेश खन्ना का हौसला बढ़ा रहा था। बहुत अच्छे, और कपड़े खोलो। एक्स किंग को ऐसा करता हुआ देखकर वीर भी अपने सर पे हाथ रख लेता है। हे चलो, बहुत हो गया, आज इस जेनोजेनिक से तुम सबको लड़ना है। वीर बाकी सबसे कहता है, ठीक है। एक्स किंग सबसे पहले आगे आते हुए कहता है, लेकिन हाँ, टीम वर्क करके। मयंक मयंक मंचानी से कहता है कि वो उस टीम को लीड करेगा। जैसा तुम कहो वीर, ठीक है। उसके बाद मयंक मंचंदानी अपनी टीम में एक्स किंग, होली एंजल, सिल्वर फॉक्स और स्टार सी बीस्ट को ले लेता है। स्टार सी बीस्ट अभी भी मार्किस लेवल पे था, लेकिन वो आसानी से उस एलियन को स्किप कर सकता है, उसे डॉज कर सकता है और उसके आर पार निकल सकता है। मयंक मंचंदानी अपनी टीम को लीड करके आगे ले जाता है। इतने ही में वीर को अपने सीओ फॉल के अंदर कुछ क्रैक्ट होता हुआ महसूस होता है। वीर जल्दी से अपने सीओ फॉल के अंदर चेक करता है तो उसे वही पेट टाइप डेविल सोल जो मिली थी उस मधुमक्खी के किंग की, क्वीन की, वो अब पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुकी थी। वीर को वो मधुमक्खी की डेविल सोल मिली थी जब वो किंग क्लास की थी, लेकिन वीर ने उसे सिर्फ डिफाइड जेनोजेनिक्स, म्यूटेंट डिफाइड जेनोजेनिक के मीट को ही खिलाया था, जिसके कारण वो अब डिफाइड लेवल पे पहुंच चुकी थी। वीर जल्दी से उस क्वीन बी के स्टेटस को चेक करता है। डिफाइड क्वीन बी, डेविल सोल टाइप, पेट टाइप डेविल सोल। वीर उसके डिस्क्रिप्शन को चेक करता है। जहां तक मुझे याद है ये क्वीन बी अपने जैसे ही हजारों क्वीन बी को एक साथ जन्म दे सकती थी, और अगर ये डिफाइड लेवल पे है तो जरूरी, वीर अपने मन में सोचता है। वीर अपने मन में यही सोच रहा था कि अगर वो डिफाइड लेवल पे है तो वो जरूरी हाफ डिफाइड 20 को ही जन्म देगी, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। एक साथ हजारों हाफ डिफाइड 20 का अपने ऊपर अटैक होना, वीर ये सब सोचकर ही कांप गया था। ये लो, मुझे फौज चाहिए थी, फौज मिल भी गई, वीर मन ही मन सोच के खुश होता है। दूसरी तरफ मयंक मंचंदानी अपनी टीम को लेकर उस जेनोजेनिक के पास चला गया था। वो जेनोजेनिक पागलों की तरह उस प्रोटेक्टेड शील्ड के ऊपर अटैक करे जा रहा था अपने हथौड़े से। दूसरी तरफ मयंक जितेश खन्ना के पास जाता है। बस बहुत हो गया जितेश अंकल, अब आप वापस चले जाइए, आपको बहुत ज्यादा चोटें भी आई हैं। जितेश खन्ना मयंक की बात सुनता है और वहां से जाते जाते उस जेनोजेनिक को और अच्छे से उंगली करके जाता है। आजा आजा, पकड़ ले, और अपने पैंट को खोल के दोबारा से हाथ मारने लगता है। क्या यार ये सब। उसके बाद जितेश खन्ना वहां से चले जाते हैं। मयंक मंचंदानी और बाकी लोग उस फील्ड से बाहर निकलते हैं और उन सबको बाहर आता हुआ देखकर वो जेनोजेनिक पागल हो जाता है। वो सब स्टार सी बीस्ट के ऊपर थे, जिसके कारण वो जेनोजेनिक अटैक तो करता है, लेकिन वो सब बच जाते हैं। फिर सिल्वर फॉक्स स्टार सी बीस्ट के ऊपर से कूदकर अपने आप को अच्छे से रिवील करता है। अगर वो जेनोजेनिक अब अटैक करेगा तो वो अटैक सिल्वर फॉक्स को लग सकता है। साफ देखकर लग रहा था कि वो जेनोजेनिक एक इलेक्ट्रिक टाइप है। उसका एलिमेंट
इलेक्ट्रिक टाइप था, जिसके कारण सिल्वर फॉक्स उसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। वो जेनोजेनिक सिल्वर फॉक्स को अपने से थोड़ी दूरी पर देखता है और अपने हाथों को हिलाकर उसके तरफ बहुत बड़ी बिजली फायर कर देता है। वो बिजली गरजते हुए सीधे सिल्वर फॉक्स को जा लगती है, लेकिन लकीली सिल्वर फॉक्स उस बिजली को कंज्यूम कर लेता है। नॉट बैड सिल्वर फॉक्स, तुम डिफाइड लेवल पे हो और वो वॉर्टेक्स लेवल पे, फिर भी तुम उसके अटैक को सह सकते हो। वीर सिल्वर फॉक्स के परफॉर्मेंस को देखकर शॉक था। उसके बाद सिल्वर फॉक्स उस अटैक को रिवर्स करता है और वो बिजली दोबारा जाके उसी हॉर्स को लगती है जिस हॉर्स ने सिल्वर फॉक्स को वो अटैक किया था। लेकिन क्योंकि वो वॉर्टेक्स टाइप जेनोजेनिक था, इसलिए सिल्वर फॉक्स भी जब उस अटैक को रिवर्स कर रहा था तब उससे भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच गया था और वो सीधा उड़कर नीचे वीर के प्लेनेट पे गिरने लगता है। ये क्या हुआ? क्या सिल्वर फॉक्स ने जो अटैक रिवर्स किया वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए सिल्वर फॉक्स भी अब पीछे की तरफ निकला गया है? एक्स किंग बाकी लोग को देखते हुए कहता है, हमें उसे बचाना चाहिए। एक्स किंग बाकी लोग को देखते हुए कहता है फिर से, उसे वीर देख लेगा, हमें यहाँ फोकस करना होगा। मयंक मचंदानी एक्स किंग का ध्यान इधर करते हुए कहता है, ठीक है। एक्स किंग अपने गर्दन को हम में हिलाता है। दूसरी तरफ सिल्वर फॉक्स जैसे ही जमीन से टकराने वाला होता है, इतने ही में वीर जाकर उसे पकड़ लेता है। वीर देख रहा था कि सिल्वर फॉक्स का ऑरा बहुत ज्यादा कम लग रहा था, कमजोर लग रहा था और वो अभी बेहोश है। वीर जल्दी से उसे लेकर पैलेस आ जाता है और हील करने शुरू कर देता है। वो जेनोजेनिक सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मुझे मयंक मचंदानी पे पूरा भरोसा है। उसका टीम वर्क बहुत ज्यादा खतरनाक है, वीर मनी मन सोचता है और सिल्वर फॉक्स को हील करते हुए ऊपर आसमान में देखते रहता है। होली एंजल स्टार सी बीस्ट के ऊपर से उतरती है और अपने दो बड़े विंग्स को बुला लेती है। उसके बाद होली एंजल उड़ते हुए सीधे उस जेनोजेनिक के पास जाती है। वो जेनोजेनिक यही समझ रहा था कि होली एंजल उसके आर पार निकल जाएगी, जैसे वो स्टार सी बीस्ट निकल रहा था, इसलिए वो होली एंजल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और होली एंजल की तरफ देखकर बस गुर्रा रहा था। इतने ही में होली एंजल, जिसके पास वही अर्जू मुलेले का डिफाइड फेदर था जो कि एक स्वॉर्ड के रूप में था, वो सीधे उस वॉर्टेक्स टाइप जेनोजेनिक के कंधे में घुसा देती है। वो फेदर स्वॉर्ड जैसे ही उस जेनोजेनिक के अंदर घुसता है, वैसे ही वो स्वॉर्ड वहीं अटका रह जाता है। होली एंजल चाहकर भी उसे निकाल नहीं पा रही थी। होली एंजल ये सब देखती है और समझ जाती है कि अब उसे सीरियस होने की जरूरत है। होली एंजल को लग रहा था कि वो बस एक नॉर्मल डिफाइड जेनोजेनिक होगा जिसे वो आसानी से काट के रख देगी, लेकिन यहाँ पर उसका हथियार उसी के अंदर अटक गया है। उसके बाद होली एंजल अपने स्वॉर्ड को पीछे छोड़ देती है और दोबारा से उड़कर जल्दी से स्टार सी बीस्ट पर बैठ जाती है, क्योंकि अगर उसका स्वॉर्ड उसके हड्डियों से अटक गया है, उसके हड्डियों में अटक गया है, इसका मतलब यही है कि वो जेनोजेनिक कमजोर नहीं है। होली एंजल जल्दी से स्टार सी बीस्ट के ऊपर बैठ जाती है। उसके बाद मयंक मचंदानी होली एंजल से कहता है कि होली एंजल, तुम अपने स्वॉर्ड को कैसे भी करके दोबारा पकड़ना होगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। मयंक मचंदानी होली एंजल से कहता है, और ठीक है, क्या तुम उसे निकालने वाले हो? होली एंजल मयंक मचंदानी से कहती है, जितना कहा उतना करो। मयंक मचंदानी जवाब में बस इतना ही कहता है। मयंक मचंदानी के बात को सुनकर होली एंजल मौका पाकर, जब उस जेनोजेनिक का ध्यान नहीं था, उड़कर जाती है, अपने स्वॉर्ड को दोबारा से पकड़ के खींचने लगती है। इस बार वो नहीं निकल रहा था। मयंक ने ये मुझे कहाँ फंसा दिया है? होली एंजल मनी मन सोचती है। इतने ही में वहां पर एक पंच उस स्वॉर्ड के ऊपर आके लगता है, जो कि लोन बैम्बू का था। मयंक मचंदानी ने लोन बैम्बू को कहा था कि जब वो इशारा करे तब वो आ जाए और उसे पता होगा कि उसे क्या करना है। लोन बैम्बू सीधे आकर उस स्वॉर्ड पे अटैक करता है, जिसके कारण वो स्वॉर्ड जिस हड्डी में अटका था उस हड्डी को चीरते हुए नीचे चला जाता है और उसके लेफ्ट शोल्डर के साथ साथ उसका पूरा का पूरा हाथ उखड़ कर बाहर आ जाता है और उसी हाथ में उसका गेयर, उसका हथौड़ा था, जिसे लोन बैम्बू उठा लेता है और उसी हथौड़े से उस जेनोजेनिक के सर पे हमला कर देता है। जेनोजेनिक पागलों की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहां से भागने की तैयारी करने लगता है। उसके सर से
उसके राइट शोल्डर से, जो कि पूरा का पूरा खत्म ही हो गया था, वहां से पूरा का पूरा खून निकल रहा था। वो नीला खून पूरा आसमान में फैल रहा था। उसके बाद वीर देखता है कि अब वो जोंजने कभी भी मरने वाला है। इतने ही में मयंक पंचंदानी उस जनोजनेक के ऊपर कूद जाता है। वो जनोजनेक बहुत ज्यादा होश में नहीं था, इसलिए मयंक पंचंदानी को लगा था कि अब वो उसे मार देगा। मयंक पंचंदानी अपने जोरदार पंचों से उस जनोजनेक के सर के ऊपर अटैक करने लगता है। वो जनोजनेक अब देखने में थोड़ा पागल टाइप लग रहा था। वो बस चारों बगल देकर चिल्ला रहा था और अपने हाथों को भाज रहा था। साफ देखकर लग रहा था कि लून बैम्बू के अटैक के बाद वो पागल हो गया है। लेकिन वो जो जनोजनेक है, वो जो अपना हाथ भाज रहा था पागलों की तरह, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण मयंक पंचंदानी गलती से उसके सामने आ जाता है और उसे डॉज नहीं कर पाता है। उसके बाद मयंक पंचंदानी उस अटैक से बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। मयंक पंचंदानी की पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। मयंक पंचंदानी ने अच्छा टीम वर्क किया था, लेकिन मयंक पंचंदानी को नहीं पता था कि वो डिफाइड नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। मयंक पंचंदानी ने जो फॉर्मेशन क्रिएट किया था, उससे वो एक डिफाइड जनोजनिक को आसानी से मार सकता था। वीर अपने मन में सोचता है, और सिल्वर फॉक्स अब तक हील हो गया था, जो कि अब जाकर मयंक पंचंदानी को हील कर रहा था। वीर ये सारी सिचुएशन देखता है और सबको वापस बुला लेता है। और वीर, क्या मुझे ही वापस आना है? तुम श्योर तो हो ना? मैं इसे मार सकता हूँ? लोन बैम्बू वीर की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ लोन बैम्बू, अब मेरी बारी है, आ जाओ। लोन बैम्बू नीचे आता है और फिर वीर से कहता है कि हाँ हाँ तुम्हारी बारी, कमजोर हो गया, आसानी से मार दोगे। लोन बैम्बू वीर की तरफ देखते हुए कहता है। वीर कुछ नहीं कहता और हल्की सी स्माइल देता है। इतने ही में वीर के ठीक आगे एक मधुमक्खी उड़ना शुरू कर देती है। और ये क्या है? वीर वीर को उस मधुमक्खी को बुलाता हुआ देखकर सब लोग मन ही मन सोचते हैं। इतने ही में उस मधुमक्खी का ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। एक पेट, एक टेबलफुल पेट, वो भी डिफाइड लेवल का, क्या बात है वीर। वो सब ये सब देखकर शॉक्ड हो ही रहे थे। इतने ही में वो सब और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस बार उस क्वीन बी के अगल बगल और भी बहुत सारी बीज दिखना शुरू हो जाती है। देखो बीज मतलब, भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, बीज बे भाई क्या मधुमक्खी, ठीक है, समझ लेना। उस क्वीन बी के अगल बगल बहुत सारी मधुमक्खी उड़ना शुरू कर देती है, जिनका ऑरा आसानी से वो सब पता कर पा रहे थे। वो सब हाफ डिफाइड जितने स्ट्रांग थे और हजारों की तादाद में थे। कुछ ही देर में पूरा का पूरा आसमान उस मधुमक्खियों से भर गया था, जिसे उस क्वीन बी ने जन्म दिया था। वो क्वीन बी यहाँ शील्ड के अंदर रहकर बाहर आसानी से फाइट कर सकती थी। ये सब देखकर ही सब लोग शॉक्ड हो गए थे। ये तो बहुत अच्छा है वीर, हमें बाहर जाके जनोजेनिक्स की शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब लोग वीर को देखते हुए कहते हैं। वैसे बात सही थी, क्योंकि वो लोग जब भी अपने प्लेनेट से बाहर जाते थे, तो वो एक तरीके से जनोजेनिक स्पेस के बगल में ही रहते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा खतरा होता था। लेकिन अब उन्हें अगर अपने प्लेनेट के अगल बगल या फिर उन्हें अपने एक्वा डायमंड झील भी जाना होगा, तब वो इन बीज के साथ जा सकते हैं। उसके बाद वो हजारों के तादाद में जन्मी हुई बीज उड़कर उस जनोजेनिक की तरफ जाने लगती हैं और उस फील्ड को क्रॉस करके उस जनोजेनिक के पास पहुंच जाती हैं। कुछ ही देर में उस जनोजेनिक को चारों बगल से पकड़कर वो बीज उसे डंक मारना शुरू कर देती है और उसके स्किन को चीर के फाड़ के खाने लगती है। वीर ऑर्डर देता है कि उसके मांस को मत खाओ। वीर के इस ऑर्डर को सुनने के बाद वो सारी बीज बस उसे डंक मारती है। इसे डंक मारने के बाद भी ये जहरीली तो हो ही जाएंगी, इसका मतलब इसका मांस मेरे किसी काम का नहीं है। वीर मनी मन सोचता है, भाई मैं मांस बोल रहा हूँ, अभी कुछ और बोलना था, मैं भूल गया हूँ, ठीक है, उसको और भी क्या बोलते हैं कमेंट में लिख देना, ठीक है। उसके बाद कुछ देर के बाद वीर के पास स्क्रीन पे ये शब्द लिखे हुए आते हैं, वोर्टेक्स जनोजेनिक हॉर्स हंटर मारा गया, आपको कोई भी डेविल फुल हासिल नहीं हुई है। वीर के पास स्क्रीन पे ये सब दिखना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वीर सोचता है कि अब उस जनोजेनिक का काम तमाम हो गया है। वीर उन बीस को ये ऑर्डर देता है कि वो उस जनोजेनिक की बॉडी को लेकर वीर के सामने लेकर आए। वो बीस ऐसा ही करती है। जैसे ही उस जनोजेनिक की बॉडी वीर के सामने आके गिरती है, वैसे ही
एक सिल्वर लाइट उस पूरे जेनोजेनिक की बॉडी को घेर लेती है। वीर को साफ पता चल रहा था कि वहां पे कौन आया है। सिल्वर फॉक्स बहुत ज्यादा तेजी स्पीड में आया था और उस जेनोजेनिक की बॉडी को खाना शुरू कर दिया था। वो सब सिल्वर फॉक्स ऐसा करते हुए देखते हैं और रोकने लगते हैं। रुको, कोई बात नहीं, सिल्वर फॉक्स तुम इसे खा सकते हो। वीर भी सिल्वर फॉक्स को मना नहीं करता है और उसे वो जेनोजेनिक मीट खाने देता है। जेनोजेनिक मीट खाने के बाद वहां पर उसका जीन क्रिस्टल बचता है, जीन मटेरियल बचता है, जिसे सिल्वर फॉक्स लालच भरी नजरों से देख रहा था। वैसे मैंने भी वॉर्टेक्स टाइप जेनोजेनिक जीन्स के मैकेनिज्म को पार नहीं किया है, और अगर मैं इसे कंज्यूम कर लूँ तो शायद मेरे पास बहुत अच्छे जीन्स हो जाएंगे जिससे मैं वॉर्टेक्स टाइप जेनोजेनिक से 1-on-1 फाइट कर सकूं। वीर मनी मन सोचता है। वीर अभी वॉर्टेक्स टाइप जेनोजेनिक से 1-on-1 फाइट नहीं कर सकता था। उसके पास तो वो हथियार था जिसके कारण वो उससे लड़ सकता था और उन्हें खत्म कर सकता था। वीर अपने दिल पे पत्थर रख के सिल्वर फॉक्स को ये कह देता है कि ठीक है, खा लो इसे भी। वीर इतना कहकर वहां से चला जाता है। सिल्वर फॉक्स जल्दी जल्दी उस जीन मटेरियल को भी कंज्यूम कर लेता है। उस जीन मटेरियल को कंज्यूम करने के बाद सिल्वर फॉक्स अचानक से ही बहुत ज्यादा शाइन करना शुरू कर देता है और एक एग में बदल जाता है। सिल्वर फॉक्स का ऐसा हालत देखकर सब लोग वहां डर जाते हैं। ये क्या हुआ? ये एग में क्यों बदल गया? वो सभी लोग वीर से पूछते हैं, लेकिन वीर को पता था कि वो एग में क्यों बदला है। जरूरी इसका न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, इसलिए एग में बदला है, वरना एवोल्यूशन तो आसान है। एवोल्यूशन के लिए इसे बस चमकती रोशनी में कवर होना था, लेकिन ये एग में बदला है, मतलब ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा और अपने एवोल्यूशन प्रोसेस से भी ज्यादा शक्तिशाली। ये भी हो सकता है कि इसे कोई न्यू बॉडी मिल जाए। वीर मनी मन सोचता है और उस एग को अपने पास रख लेता है। वीर उस एग को सेंस करके ये बता सकता था कि वो एग करीब 1 हफ्ते के अंदर ही बॉर्न हो जाएगा। सिल्वर फॉक्स अंदर बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था और उसकी पावर वॉर्टेक्स लेवल पे पहुंचने वाली थी। वीर ये सब सेंस करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मेरे पास पहला वॉर्टेक्स टाइप सबॉर्डिनेट, और वो मेरा खुद का दोस्त जो कि मेरे साथ इतने समय से है। वीर ये सब बात सोचकर खुश होता है।